हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, यह पेपर जो है 1/9/2023 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1/9/2023 को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व की मेज़बानी करा है? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा भारत। तो देखिए, अक्टूबर 2023 में आयोजित आईसीसी 2023 ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भारत जो है किया है। यह पहला क्रिकेट विश्व कप है जिसमें भारत एकल रूप से मेज़बानी कर रहा है। इसके पहले 1987, 1996 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड भाग ले रही हैं, जिसके बीच जो है कुल 48 मैच जो है खेले जाएंगे। आईसीसी 2027 ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, पिछले आईसीसी 2019 ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है इंग्लैंड की मेज़बानी में आयोजित की गई थी, जिसमें विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। 1975 में पहला आईसीसी ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड किया था, जिसमें विजेता जो वेस्ट इंडीज़ तथा उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मेवाती घराना। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1975 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए कि पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खां थे। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। इस घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है और कितना है? 61.8%। ठीक है, तो इसका राइट बिहार होगा। लेकिन देखिए बिहार, लेकिन प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। कितना है? 87.2%। ठीक है, 87.2%, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए विकल्प के अनुसार यदि जाएंगे तो त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, 87.2%। केरल राज्य का साक्षरता दर 94% है, जो सभी राज्यों से अधिक है। मिजोरम राज्य का केरल का कितना है? तो देखिए केरल राज्य का जो है ये 94% है। ठीक है, केरल राज्य का साक्षरता दर है 94%, जो सभी राज्यों से अधिक है। मिजोरम राज्य का साक्षरता दर है 91.3% तथा गोवा राज्य का साक्षरता दर है 88.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान, तो देखिए अनुच्छेद 29-30 जो है ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी डी ऑप्शन। तो अनुच्छेद 29-30 जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19-22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो देखिए केरल राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, यानी दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो केरल। फिर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। इसके विपरीत थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में जो है विपरीत अधिक अंतर होता है। यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित भजन
सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो 6 का राइट आंसर जो होगा संतूर। तो पंडित भजन सोपोरी का निधन जून 2022 में हो गया, जो संतूर वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक थे। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 7 का होगा तमिलनाडु, ये ऑप्शन। तो देखिए प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। इस शिव मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास चोल वंश का शासक राजराज चोल द्वारा पूरा किया गया। नेक्स्ट देखिए नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अल्लामेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता तन्नम खालिस्तान की महान प्रतिपादक है। तो देखिए भारतीय नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलामेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम जो है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की महान प्रतिपादक हैं। तो भरतनाट्यम भी ऑप्शन। उसके बाद देखिए कि ओडिशी नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना माधवी मुग्दल, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और संयुक्ता पाणिग्राही आदि हैं। वहीं कथक नृत्य के प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना सितारा देवी है, शोभना नारायण है, उमा शर्मा आदि हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी और भारती शिवाजी आदि हैं। नेक्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में विकल्प बी जो है सही है, क्योंकि अनुच्छेद 129 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के होने का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 129। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? 10 का देखिए तो सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण सरकारी बंध पत्र की बिक्री। सरकारी बंध पत्र की बिक्री सरकार को ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो, ठीक है, देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियां कम हो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। सरकारी संपत्ति की बिक्री जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने शेयरों की बिक्री, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश भी कहते हैं, जो से सरकार की वित्तीय संपत्तियां की मात्रा कम हो जाती हैं। नेक्स्ट तो याद रखना सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण सरकारी बंध पत्र की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 की यदि बात किया जाए तो 11 है कि वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए वसुंधरा दोरास्वामी को भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो भरतनाट्यम यानी डी ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो याद रखना है वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट है कि खालिस्तान का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन जो भादव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है। तो देखिए ओडिशा का नुआखाई त्यौहार जो है ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी भादव के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन उड़ीसा। ठीक है, तो ओडिशा का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भादव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट
रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? रॉबर्ट तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको कब किया था? 1665 में। तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किया था। उसने सर्वप्रथम कोशिका को कॉर्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। लेवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जो है जीव द्रव्य का नाम दिया है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए उसके बाद है कि स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाएं हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन और नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का हो जाएगा आपको विक्रम चंद्रा। तो देखिए रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन और नोवेल नामक पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा जो भारतीय अमेरिकी लेखक है। यह जो है उनका पहला उपन्यास है जिसने 1966 में सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुस्तक के लिए राष्ट्रमंडल लेखकों का पुरस्कार जीता है। यह उपन्यास जेम्स स्किनर की आत्मकथा से प्रेरित था, जो ब्रिटिश भारत की बंगाल सेना के जो है एक एंग्लो इंडियन सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि अप्रैल 2023 में तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? तो 15 का हो जाएगा आपको। तो देखिए अप्रैल 2023 में तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, तो किस पे किया है? तो ऑनलाइन जुआ पे। ठीक है, तो इस विधेयक के तहत प्रतिबंध गेम खेलने वाले व्यक्तियों को 1 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, जबकि प्रतिबंधित गेम उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को 3 साल तक की कैद या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट 16 है कि निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए सचिन तेंदुलकर यानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर की जो आत्मकथा है यह है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। मेरी कॉम जो भारतीय महिला मुक्केबाज है इसकी है अनब्रेकेबल। ठीक है, आत्मकथा। सोनू सूद फिल्म अभिनेता है, इसका जो आत्मकथा है यह है आई एम नो मसीहा। पी.वी. रघुनाथन ये भारतीय इंजीनियर है, इसका जो आत्मकथा है यह है माई मेनी ट्रीस्टर्स विद गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो 17 का देखिए अंतरण अदायगियों एक ऐसी अदायगी है जिसमें बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। ठीक है, तो बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं तो देखिए बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। यह एक मौद्रिक भुगतान है जिसके लिए किसी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? 18 का देखिए तो नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक सहार्य अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। ठीक है, तो देखिए होगा कि क्वेश्चन 18 का कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से आहार्य अभिनय का संबंध वेशभूषा, आहार्य अभिनय का जो है संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से किया गया है। ठीक है, तो आहार्य अभिनय। आंगिक अभिनय का संबंध शरीर के कुछ हिस्सों
की गतियों के माध्यम से संदेश पहुंचाने से है। वाचिक अभिनय का संबंध संवाद सहित अभिनय से है, संवाद सहित अभिनय से है। उसके बाद देखिए सात्विक अभिनय का संबंध जो है ओठ भावों एवं अन्य अंगों के सूक्ष्म संचालन आंतरिक भावों का प्रकटन से है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, कहता बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो 19 बंगाल के चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक वकील तथा पत्रकार थे जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास। वे वकालत छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्णतया राजनीति में आ गया। 1922 में इन्होंने बिहार के गया में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव में से एक थे। नेक्स्ट 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये होगा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन से संबंधित घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन से घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई जो है सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। इसी परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। इस परत की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, जैविक क्रिया के लिए क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो याद रखना है कि वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन यह क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट 21 है कि शुद्ध गतिक श्यानता की गौस इकाई क्या है? तो देखिए शुद्ध गतिक श्यानता की गौस इकाई, तो शुद्ध गतिक श्यानता की गौस इकाई स्टोक्स हैं, स्टोक्स। ठीक है, पदार्थों की पारगम्यता के ऐसा इकाई डार्सी हैं। कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट 22 है कि मित्र मेला खाली स्थान द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो मित्र मेला जो है विनायक सावरकर द्वारा 1889 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह संगठन जो है कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत तथा लंदन में विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। 1904 में इस संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया गया था। यह भी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मित्र मेला विनायक सावरकर द्वारा 1889 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, फिर निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में खेले गए संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये होगा कर्नाटक, डी ऑप्शन। कर्नाटक 54 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार मार्च 2023 में रियाद सऊदी अरब में खेले गए संतोष ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। मेघालय पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। वर्ष 1941 में शुरू हुई संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? 24 का देखिए, तो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, भारत ने यह विश्व कप श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर जीत लिया था। इससे पहले भारत ने 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर विश्व कप जीता। ईडन गार्डन्स कोलकाता, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली तथा DY जटिल स्टेडियम मुंबई और एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट है कि 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितना हो गई? तो 25 का देखिए ये घटकर हो गया है 9.2%, बी ऑप्शन। तो 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाएं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर 9.2 हो गई हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पुरुषों 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर 6.0 हो गई है। तो पुरुष में है 6.0 और महिला में है 9.2। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अन्य प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं जैसे इंग्लिश का, ठीक है, मैथ का, रीजनिंग का, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।